Everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8, Subject Social Science, Chapter number 9, The Freedom Movement of 1857. So in last video we discussed about democracy and we studied about parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, function of the parliament, and that was about civic portion. Now in today's video we are again going to talk about history. So in this chapter we start with introduction, then after we studied the reasons for the outbreak of the revolt, the immediate reason, planning of the revolt and Mangal Pandey, spread of the revolt in Gujarat, end of the revolt, failure of revolt, effect and consequences, things to know, and exercise given for your revision work. So before I start video, I always telling you that this is your educational video. So if you are not sitting properly, then sit properly. Take a notebook and pen with you and prepare your notes of this chapter by your own. तो जिन्होंने अभी तक नोट और पेन नहीं लिया है वो नोट और पेन ले ले और जहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे वो आपको नोट डाउन करते जाना है, जिससे आपकी एक नोट प्रिपेयर होगी और एग्ज़ाम के टाइम पे ये आपको हेल्पफुल होगी. Like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon. So let's start the video with introduction. Okay, so you see that America is developed nation and India is developing nation. Why this far difference having between India and America's economy? ये इकोनॉमी में डिफरेंस है, पर जो इंडिया 17th सेंचुरी तक वर्ल्ड का सबसे सुपीरियर नेशन हुआ करता था, वो ड्यूरिंग दिस 200 years 200 and more years of the British rule became ruin. हमारी पूरी प्रॉस्पेरिटी ब्रिटेन चली गई, इंग्लैंड चली गई और हम अनडेवलप स्टेट की कैटेगरी में आ गए, अनडेवलप नेशन की कैटेगरी में आ गए. अब जो फ्रीडम पाने के लिए हमने स्ट्रगल की थी और 1947 से आज तक की अगर हम बात करें 2020 की, तो उतना हमें डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है जितना होना चाहिए. बेसिकली अगर मैं आपको बात करने जाऊं तो जर्मनी की हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जर्मनी की. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट हुआ, हार गया, पूरी जर्मनी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई. वापस हिटलर आया, वापस जर्मनी को डेवलप किया, वापस सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 to 1945, वापस जर्मनी हार गया. जर्मनी के 4 डिवीज़न हो गए, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, 4 हिस्से हो गए जर्मनी के. फाइनली 1990 में 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और आज वो जर्मन इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है. ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जर्मनी नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में. 1990 में उसका यूनिफिकेशन हुआ. सोचिए, जो कंट्री 2 वर्ल्ड वॉर हार गया हो, जिसकी कंप्लीट इकोनॉमी कोलैप्स हो गई हो, 1990 तक जो कंट्री 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गया था, वो कंट्री 1990 से लेकर 2020 तक यानी 30 इयर्स में वापस पावरफुल बन गया. वाई? बिकॉज दिस हैपन ड्यू टू द पीपल ऑफ द नेशन. अमेरिका है तो उसके पीछे उनके सिटीजन्स जो है उनका मेन रोल है. नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. अब यहाँ जो हमें बात करनी है आज के वीडियो में, वो इंडिया में नेशनलिज्म कैसा होता था उसके बारे में हमें बात करनी है, जिससे हमें आइडिया है कि हमारे अंदर क्या कमी है.
तो नेशनलिज्म एक्चुअली क्या होता है? तो नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया ड्यू टू नॉट ओनली द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस बट ऑल्सो देयर बिहेवियर एंड पॉलिसीज। तो उससे पहले हमें पता है कि इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी प्रिंसली स्टेट। आज के डेट में भी आप देखो कि अगर आप गांव जाओगे, आपके गांव जाओगे, तो स्पेशली गुजरात में हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने देश में गया था। सो फॉर देम स्टिल द सेंटेंस इज एज इट इज, दिस इज द ओल्डन मेथड ऑफ थॉट। पहले के ज़माने में ऐसा सोचते थे कि भाई आपका जो विलेज है, आपका जो गांव है, वही आपका देश है। देयर इज़ नो फीलिंग्स फाउंड फॉर द होल नेशन दैट इंडिया इज़ माई कंट्री। ऐसा फीलिंग नहीं आता था। जो पर्टिकुलर रीजन में रहता था वहाँ पे ही उसके लिए वही रीजन उसकी कंट्री बन जाता था। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट समहाउ there was a lack of the nationalism amongst the people of that time। तो यूरोपियंस के आने से पहले हमारा थॉट इस तरह का था कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो कहीं पे नहीं थी, यानी जो ओवरऑल होनी चाहिए वो नहीं थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी नहीं थी, क्योंकि जब वो आए तो वो तो ट्रेडर्स बन के आए थे। पर जब उन्होंने हमारे यहाँ रूल करना चालू किया, दे स्टार्टेड टू सप्रेस अस, देन अल्टीमेटली दिस suppressive policies of the Britishers create the feeling of nationalism amongst the people of our country. An important event happened in India in the year 1857 CE, which became the first in the factor responsible for consolidating the sentiment of nationalism in our country. तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1857 100 ईयर्स में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इतना डैमेज किया, इतना लोगों को परेशान किया कि फाइनली 1857 में ये जो एंगर की फीलिंग्स थी, हेट की फीलिंग थी, डिससेटिस्फेक्शन था, वो कहीं ना कहीं लोगों का बाहर आ गया। एंड दैट क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये चैप्टर में हमें ये रिवोल्ट के ड्यूरेशन क्या हुआ वो डिस्कस करना है। पर यहाँ पे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि नेशनलिज्म एक्चुअली में होता क्या है। सो सी दिस स्लाइड। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? तो इंडिया में ये जो कॉन्शियसनेस आई उसका रीज़न था रिवॉल्ट ऑफ 1857। The Indian Revolt of 1857 began as a mutiny of sepoy of the East India Company's army on 10th May 1857 in the town of Meerut and soon escalated into other mutinies and civilian rebellions largely in the upper Gangetic Plain, means North India की बात कर रहा है यहाँ पे, and Central India. The rebellion posed a considerable threat to company power in that region and was contained only with the fall of Gwalior on 20 June 1858. तो रिवोल्ट जो हुआ, अगर रिवोल्ट की बात करने जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पोर्टेंट बहुत है। बिकॉज आफ्टर 1789 जब वहाँ पे 1789 में लुइस 16 जब वहाँ के किंग बने तो उनके ड्यूरेशन ऐसे डिसीजन लिए गए कि जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होने लगी, लोगों के पास खाना नहीं था और उसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ फ्रेंच में 1789 में। अब वहाँ से ये सब कॉन्सेप्ट बाहर आए, फ्रीडम किसको बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, पीपल जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ से अराइज हुए थे। उसके बाद ये इंडिया में 1857 का रिवोल्ट हुआ तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन की लोगों की हालत ख़राब थी, खाने को नहीं मिल रहा था और उसकी वजह से रिवोल्ट हुआ।
और एक 1990 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, जहाँ पे ज़ार्स का रूल था रशिया में। 300 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया और डिक्टेटर थे वो, और काफ़ी रशियंस को बहुत परेशान कर दिया था, और वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था। फादर गोपेन करके थे वहाँ के चर्च के पादरी, उनके थ्रू ये हुआ था। फिर कार्ल मार्क्स और ये सब आए, और उसकी वजह से वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है अभी रशिया में। तो ये तीन जो रिवोल्ट है वो वर्ल्ड के सबसे फेमस और सबसे इंस्पायरिंग रिवोल्ट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा चेंज हुआ। अब हमारा जो रिवोल्ट था 1857 का, वो रिवोल्ट एक्चुअली में चालू हुआ था मीरूट के एक बटालियन के थ्रू, 7 बटालियन ऑफ ब्रिटिश आर्मी, उनके थ्रू चालू हुआ था। वो क्या था, कैसे था, वो हम सब ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये रिवोल्ट के बाद चेंज क्या हुआ, सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ कि लोगों को फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि ये कंट्री हमारा है और ये ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं। वो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे, हम पे रूल कर रहे हैं। और यहाँ से फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था हमारा फर्स्ट टाइम 1757 में। जब सिराज उद्दौला हार गया था, तो इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश आर्मी का वेलकम किया था, यानी हमने लिटरली उनको इनवाइट किया था कि आओ हम पे रूल करो। रॉबर्ट क्लाइव को लोगों ने मालाएं पहनाई थी, ऐसा कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद एक लेटर लिखा था, तब उन्होंने लिखा था कि वो टाइम पे हम लोग 3000 ब्रिटिशर्स थे। अगर बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक एक इंडियन एक एक पत्थर उठाकर भी हमें मारता ना, तो इंडिया ब्रिटिश रूल कभी इंडिया में सेट ही नहीं होता, हमें इंडिया छोड़ के जाना पड़ता। पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे लोगों ने हम पे फूल बरसाए, और ये रीज़न था कि यूनिटी नहीं थी, और उसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जो हम फर्स्ट चैप्टर में सब डिस्कस करके आए हैं। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखे वो देख लेना एक बार। तो वहाँ से जो स्टोरी हुई 1857 तक हमें पता ही नहीं था कि ये ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं। 1857 के रिवोल्ट के बाद सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आया वो ये आया कि लोगों को पता चला कि ये हमारा कंट्री है और हमें इसको फ्री कराना है। अब रिवोल्ट की जो इफ़ेक्ट थी वो पूरे इंडिया में एक जैसी नहीं थी। ये जितने भी आप स्टेट देख रहे हैं, यहाँ पे रिवोल्ट की इफ़ेक्ट हुई तब पाकिस्तान इंडिया में था, इसलिए यहाँ पे देखिए रावलपिंडी इंडिया में ये मैप में दिखा रहा है। पर मीरठ है, दिल्ली है, अवध, कानपुर, झांसी, कोलकाता, नागपुर, बॉम्बे, गुजरात का कुछ पोर्शन, कोल्हापुर, बेलगाम, हैदराबाद, केरला, ये सब जगह पे रिवोल्ट की इफ़ेक्ट हुई। बट बेसिकली यहाँ से मीन्स के यहाँ से नॉर्थ इंडिया में उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा थी, बल्कि साउथ इंडिया में उसकी इम्पैक्ट इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। और ये है रिवोल्ट के फेलियर का रीज़न। तो ये सब टॉपिक जो है वो हमें 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि रिवोल्ट होने के रीज़न क्या थे। रीजन्स फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। The main reason for the revolt of 1857 was the widespread dissatisfaction among the people in India due to the suppressive policies of the British adopted to spread their empire in India. तो मेन जो रीज़न था रिवोल्ट का वो यही था, डिससेटिस्फेक्शन। उसके रीजंस थे कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो सब पॉलिसी की वजह से लोग डिससेटिस्फाई थे। हमने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ के बारे में आगे भी बात की है। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, तो ये सब पॉलिसीज़ की वजह से, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज़ की वजह से हमारे इंडियन को काफ़ी फेस करना पड़ा, और ये सब उसके रीजंस थे। अब डिससेटिस्फेक्शन कैसे था, कहाँ पे था, तो पॉलिटिकल कशिश भी थे, यानी हमारे जो राजा लोग थे वो भी डिससेटिस्फाई थे। सोशली भी उसकी इम्पैक्ट थी, रिलीजियस वाइज भी उसकी इम्पैक्ट थी, इकोनॉमिक कस भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कस भी थे, और मिलिट्री कस भी थे।
तो ये जितने भी रीजंस है उसको हमें यहाँ पे इंडिविजुअली मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता जाऊँगा, क्योंकि ये आपको पूरा क्लियर कंटेंट आपको पूरा क्लियर हो जाए इसलिए। तो जनरली ये रिवोल्ट को सिपोई रिबेलियन बोला गया था, बट at the end of the revolt almost all the people of the society involved in that rebellion, and that is why it is known as the revolt of 1857। तो ये जो टॉपिक है सिपोई रिबेलियन ये वाला टॉपिक भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रीज़न हम देखते हैं सोशल एंड रिलीजियस रीजंस। The policy of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious। तो सोशल रिफॉर्म्स की जो चेंज होने लगे, जैसे सती प्रथा बंद हो गई, चाइल्ड मैरिज स्टॉप हो गया, विडो रीमैरेजेस चालू हो गए, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे लोगों को लगा कि ये ब्रिटिशर्स जो है वो हमारा रिलीजियन कल्चर जो है वो डैमेज करके हमको क्रिश्चियन बनाने आए हैं, और इसकी वजह से जो रिलीजियस और सोशल लोग थे वो इससे डिससेटिस्फाइड थे। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजियन फॉर एवर। तो ये एक्चुअली में अच्छी बात हुई थी, क्योंकि जो हमारे सोशल एविल्स थे वो रिलीजियन के नाम पे हम लोग मर्डर ही करते थे, जैसे सती प्रथा है वो मर्डर ही है, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड जो है आप बच्चे को दूध मिल्क के बाउल में डाल के मार देते हो तो ये मर्डर ही है। फिर विडो रीमैरेज स्टार्ट करना ये अच्छी बात है कि भाई कोई एक पर्सन विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, हाउ मच ही सी लिव्ड अलोन, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल, हमें एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। तो ये जो ब्रिटिशर्स ने चेंज किया उसका जो मैसेज था, स्पेशली जो रिलीजियस ट्रेडर्स में यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि जो सेंट्स जो होते हैं वो कभी लोगों को डराते नहीं हैं। भगवान से डराने वाले जो होते हैं वो सेंट्स नहीं होते, क्योंकि भगवान ने तो हमें बॉर्न दिया है, फिर उनसे क्या डरना। पर कुछ लोग ऐसे थे जो रिलीजन के नाम पे लोगों को डराते थे। आज के दिन भी आप देख लो कि काफ़ी पूजा पाठ करवाते हैं, काफ़ी ऐसा बोलते हैं कि ये ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है, ये पूजा करवानी पड़ेगी। तो ये जो बातें हैं वो कैसे हम मान लें कि जो भगवान ने हमको बॉर्न दिया है तो वो हमको परेशान करने के लिए सिचुएशन क्रिएट करेंगे? नहीं करेंगे, बल्कि हमारे प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसा उल्टा मैसेज पास करते थे, वो लोगों को डराते थे, तो ब्रिटिशर्स ने ये सब बंद करवा दिया। People believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railways, jails, and military. A large section of our society was orthodox at that time, and thus the new changes arose dissatisfaction in them. तो हमारे जो भी लोग थे वो ऑर्थोडॉक्स पुराने ख्यालों वाले थे, जड़ जिसको बोलते हैं, रिगिड जिसको बोलते हैं, वैसे थे। और यहाँ पे जो भी चेंज हुआ उससे वो लोग डिससेटिस्फाई हो गए। इन देम एज अ रिजल्ट मैनी पीपल ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट टू सस्टेन देयर सोशल रिलीजियस स्ट्रक्चर। तो ये जो लोग थे जो सोशली और रिलीजियसली जो डिससेटिस्फाइड थे उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, द सोशल रिफॉर्म्स वर कंसिडर्ड एन इंटरफेरेंस इन द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द हिंदूज। Many Indians opposed the introduction of Western culture in India. The Hindu law of property was changed to enable a Christian convert to receive his share of ancestral property. Moreover, the British followed a system of racial discrimination. The British considered them as superiors. They advocated a judicial system based on the principle of equality, but in actual practice it was based. तो यहाँ पे रेलवे में, जेल में, मिलिट्री में जो हिंदूज थे, जो इंडियंस थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। यहाँ पे जो सेंटेंस है कि पीपल बिलीव्ड दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डेलिबरेटली अंडरमाइंडेड इन द रेलवेज, जेल्स एंड मिलिट्री। यानी ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस को कोई भी राइट्स नहीं देते थे, तो इस हिसाब से सोशली लोग डिससेटिस्फाइड थे। रिलीजियसली इस तरह से थे कि उन्होंने जो भी
लॉस बनाए, सती प्रथा, सती प्रैक्टिस ऑफ सती को एबोलाइज किया, विडो रीमैरेज एनकरेज किया, चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट अलाउड। तो सोशल कस्टम में उनके इंटरफ्रेंस की वजह से ये रिलीजियस जो लोग थे वो डिससेटिस्फाइड थे और उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट किया। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक कशिश है कि भाई ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो इंडियंस थे वहाँ हमारे हमारे जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लेविड कर दिए थे, लगा दिए थे। फिर उनकी जो प्रोडक्ट आती थी वो टैक्स फ्री होती थी। फिर हमारे फार्मर के पास ज़बरदस्ती से कुछ क्रॉप्स इंडिगो वगैरह ग्रो करवाते थे और इसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में आ गया कि जो ब्रिटिशर्स की फेवर करते थे वो लैंडलॉर्ड्स पैसे वाले बन गए और जो एक्चुअली जो पीसेंट वर्क करते थे फार्म में वो गरीब हो गए। द एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। As a result, most of the section of the Indian society became improvised. The landlords and peasants having lost their lands participated in the revolt. तो जो लैंडलॉर्ड्स, जो भी पीसेंट ने अपनी लैंड या तो जो भी अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन गवा दी थी, लॉस्ट जिसकी हुई थी, उन्होंने ये रिवोल्ट को सपोर्ट किया। तो ये था इकोनॉमिक रीज़न। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कशिश। तो ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हमारे जो रूलर थे वो रूलर खाली नाम के किंग बने रहे, बाकी जो पावर ब्रिटिशर्स के पास था। हमने पॉलिसी वेलेस्ली की पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस में देखा था कि किस तरह से वो पहले रूलर को सपोर्ट करते थे, फिर बाद में सब पावर अपने हाथ में ले लेते थे और जो एक्सपेंस करना है वो किंग करेगा और जो टैक्स कलेक्ट करना है वो ब्रिटिशर्स करेंगे। तो ये जो रूलर्स और किंग थे वो इससे डिससेटिस्फाइड थे और उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एज अ रिजल्ट ऑफ देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 CE. This was followed by an aggressive policy of expansion with the help of subsidiary alliance, doctrine of lapse, policy of annexation, and mere diplomacy. Rani Lakshmibai of Jhansi and Raja Kuwar Singh of Bihar, who were among the few of the victims of these policies, joined the revolt to regain their territories. Landlords and peasants who had lost their lands too joined the revolt. तो ये जिन राजाओं के साथ हुआ उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट किया, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, जहाँ पे डलहौजी की जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, उनके थ्रू उनका झांसी स्टेट एनेक्स किया गया क्योंकि उनका खुद का कोई सन नहीं था। फिर कुंवर सिंह है बिहार के। तो ये जो डिससेटिस्फाइड थे, जिनकी टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने ऐसी अलग अलग डिप्लोमेटिक पॉलिसी अप्लाई करके हड़प ली थी, वो सब इसके अगेंस्ट थे और इस तरह से ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये लोग रिवोल्ट में जुड़े। अब है मिलिट्री रीज़न। तो मिलिट्री रीज़न क्या था? जो ये रिवोल्ट चालू होने का जो इमीडिएट रीज़न था वो ये है, द नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वॉज वेरी लेस इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। तो इन पूरे इंडिया में अगर ब्रिटिश मिलिट्री की बात की जाए तो वहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स बहुत कम थे। द रेशियो ऑफ द इंडियन सोल्जर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज अप्रोक्सीमेटली 6:1, यानी 6 इंडियन सोल्जर के सामने एक ब्रिटिश सोल्जर हुआ करता था इन द मिलिट्री। द हायर पोस्ट इन द मिलिट्री वेर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। अब मिलिट्री में जो हायर पोस्ट थी, सार्जेंट और मेजर, ये जो पोस्ट थी वो उस पर ब्रिटिशर्स को ही अपॉइंट करते थे, हमारे इंडियन सोल्जर को किसी को अपॉइंट नहीं करते थे। द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन वॉज वेरी लिमिटेड फॉर द इंडियन सोल्जर। प्रमोशन भी बहुत कम होता था। देयर वॉज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ एन इंडियन सोल्जर एंड अ ब्रिटिश सोल्जर। इंडियन सोल्जर की सैलरी और ब्रिटिश सोल्जर की सैलरी में भी काफ़ी डिफरेंस था। कितना डिफरेंस था? तो द इंडियन फुट सोल्जर्स रिसीव्ड 7 रुपीज़ वाइल द ब्रिटिश सोल्जर्स रिसीव्ड 150 रुपीज़ पर मंथ। यानी हमारी कंट्री के लोग को ही सोल्जर बनाया
और उनको ही सबसे कम सैलरी, यानी इंडियन सोल्जर को 7 रुपीज़ मिलता था और ब्रिटिश सोल्जर्स को 150 रुपीज़, 143 रुपीज़ का डिफरेंस। द ब्रिटिश सोल्जर्स कंसिडर्ड द इंडियन सोल्जर टू बी लो एंड इनसिग्निफिकेंट। अब ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो हमारे इंडियन सोल्जर को अपने से कम समझते थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। As per the religious restriction, the Indian soldiers were not allowed to cross the sea, or else the person would be treated as an outcast. अब हमारे जो ऑर्थोडॉक्स थॉट थे उसके हिसाब से अगर जो भी सोल्जर सी या तो कोई ओशन क्रॉस करके कोई और जगह पे जाता था तो उसको अपनी कास्ट में से वो लोग निकाल देते थे। डिस्पाइट दिस कस्टम द इंडियन सोल्जर वे कंपेल्ड टू क्रॉस द सी इन ऑर्डर टू फाइट बैटल्स फॉर द ब्रिटिश। अब ये ब्रिटिशर्स को पता था, फिर भी वो हमारे जो सोल्जर्स थे उनको बाई फोर्स कैसे भी करके अपनी जो बैटल्स दूसरे नेशंस के साथ होती थी ब्रिटिशर्स की, उनमें फाइट करने के लिए भेज देते थे। Thus, like other Indians, the soldiers too felt that their religion was at stake. यानी अब हमारे जो सोल्जर्स थे उनको भी ये लगा कि ये ब्रिटिशर्स जो है वो उनका रिलीजियन उनसे छीन रहे हैं। स्टैक मीन्स खत्म होना, जिसको हम बोलते हैं वो। The soldiers, being a part of the Indian society, shared the same sentiment of grief, suspicion and anger as other did. तो जो इंडियन सोल्जर्स थे वो भी इंडियन सोसाइटी का पार्ट थे और बाकी जो इंडियंस जो फील करते थे वही उनको भी फील होता था, और इस तरह से ये रिवोल्ट का पूरा सिनारियो डेवलप हुआ। अब उसका इमीडिएट रीज़न क्या था वो हम एक देख लेते हैं कि इमीडिएट रीज़न तो वो टाइम पे ब्रिटिश आर्मी में एक राइफ़ल इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल इन 56। अब एनफील्ड राइफ़ल में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो प्रॉब्लम था उसकी कार्टिज में था, यानी जो उसकी गोली होती है उसमें था। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कौन सी कार्टिज थी, कैसी राइफ़ल थी। यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्टिज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, this hurt the religious sentiment of Indian soldiers and they refused to use this cartridge. When Indian soldiers were forced to use them, they revolted against it. तो हमारे सोल्जर्स को ये फोर्स किया गया है, ये वो कार्टिज थी। अब ये कार्टिज की जो कैप थी जिसको यहाँ पे ये ओपन करना है, ये वाली, तो उसको ऐसे आपको मुंह में डालना पड़ेगा, उसकी कैप ओपन करनी पड़ेगी। अब उसकी जो कैप थी वो एक्चुअली में उसके ऊपर जो ग्रीस लगा था वो ग्रीस जो था वो काव और पिग की फैट में से बना था। अब हिंदुओं के लिए काव जो है सेक्रेड, यानी बहुत ही धार्मिक एनिमल बोला जाता है, और मुस्लिम्स जो है वो कभी पिग का मीट नहीं खाते हैं, तो ये यहाँ पे दोनों के सेंटिमेंट हर्ट हो गए। अब इस तरह ये एनफील्ड राइफल है, आप देखिए, और उसकी कार्टिज को किस तरह से यूज़ किया जाता था। ये है कार्टिज का फेस, ये जो है वो आपको मुंह में ऐसे डाल के इस तरह से उसको अंदर जो पाउडर है पेपर के इसको निकाल के उसके अंदर का घन पाउडर जो है वो इसके अंदर डालना पड़ता था, फिर इस तरह से उसको आपको रेडी करके फिर फायर करना पड़ता था। और ये जो मुंह में डालने वाली बात थी वो सबके सेंटिमेंट को हर्ट कर गई, हिंदुओं के भी और मुस्लिमों के भी। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरी की पूरी सिचुएशन। अब ये जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है, पर आपको यहाँ पे ये आइडिया आ जाएगा कि किस वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, क्यों हम लोगों ने इसका ओपोज किया। तो ये कार्टेज भी आपको दिख रही है, उसको कैसे ओपन करना है, कैसे डालना है, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको कलर फ़ोटो भी हम देख लेते हैं एक बार। ये है एनफील्ड राइफ़ल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली, और ये सब उसकी कार्टिज दिखाई दी आपको क्लियरली। तो ये बेनिफिट है आपको ये मेरा वीडियो देखने का कि यहाँ पे आपको पूरा डिटेलिंग में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब टेक्स्ट बुक में क्या है, द इमीडिएट रीजन्स,
There were various reasons for the rising anger and discontentment among the people toward the British rule. In January 1857, a new rifle, Enfield rifle, was introduced in the Indian Army. The cartridge of the rifle had to be beaten off before being used. उसको खोलना पड़ता था. This cartridge was greased with the fat of cow and pig. For the Hindus, the beef, and for the Muslims, the pork. Pork means meat, was prohibited by their religion. Hence, they felt that the British were deliberately, it means by intention, trying to डिसेंसिफाई देयर रिलीजन, यानी वो जानबूझ के इनको अपना रिलीजन खराब हो वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं. Hence, the 19th Battalion of Barakpur was the first to refuse the use of the cartridge. मैंने सॉरी आगे स्टार्टिंग में 7 बोला था, बट 19 बटालियन ऑफ बराकपुर, इन्होंने सबसे पहले ये कार्टेज यूज़ करने से मना कर दिया. एज अ रिजल्ट द एंटायर बटालियन वॉज डिसबैंडेड. और ये रीज़न की वजह से वो बटालियन के सब सोल्जर्स को सस्पेंड कर दिया गया. और यहाँ से ये रिवोल्ट का ये इमीडिएट रीज़न है, यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. अब आगे की स्टोरी क्या है और किस तरह से ये आगे बढ़ती है स्टोरी और किस तरह से बाकी लोग इसके अंदर जुड़ते हैं, वो आपको पार्ट 2 में देखना पड़ेगा. तो आई होप कि यहाँ तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट then you can text me anytime and ask your question, and like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.